नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। इस टॉपिक से क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा एनसीएफ 2005, आरटीआई 2009, मापन, मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान चरण शोध है। फिर नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा गया है उसी छोड़ने की ओर दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 1993 में, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करक प्रतिवेदन 2005 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आंकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? यानी कि सत्र के जो अपनी वार्षिक परीक्षा होती है ना, उसके बारे में कहा गया। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? वार्षिक परीक्षा, यानी कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन। योगात्मक मूल्यांकन निर्धारित समय व निर्धारित पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन है, जिसके आधार पर क्या है कि ग्रेडिंग प्रदान की जाती है बच्चों को। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे एन ने केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। वह ने फिर प्रश्न किया, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है समानता को, आलोचनात्मक सोच को, एकीकृत सोच को, अवधारणा सोच को। तो इसमें एक अध्यापक कक्षा में कुछ क्या कर रहा है? गतिविधियां कर रहा है, न कि केवल यह पूछ करके क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कैसे और क्यों। फिर उन्होंने फिर एक प्रश्न कर दिया कि विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में क्या है कि सबसे अच्छा जवाब हो। तो यह गतिविधि किसको बढ़ा दे रही है? तो ये दे रही है आलोचनात्मक सोच को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशन शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी भी समय नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि पूरा समय। समावेशी शिक्षा विशिष्ट क्षमता बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी।
यह मानवतावादी अवधारणा को व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करती हुई सभी भेदभाव से मुक्त बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का उद्देश्य है। यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सीधो सो ये है कि एक ही कक्षा में बैठे ही तो इंटेलिजेंट बच्चा बैठेगा और बैठे क्या डल बच्चा बैठेगा, दोनों ने क्या कि इकट्ठा एक जगह बिठा के आसानी वाले सारी चीज़ें एक साथ समझाई जाएगी। अगर जो के बच्चे के समझ में नहीं आ रही है भी ने भी क्या थोड़ा सा भी पूरा थोड़ा मतलब गौर ध्यान देके भी क्या थोड़ी सी दोबारा चीज़ें समझाई जाएगी, लेकिन बिठाया के जाओगा एक ही साथ। यानी कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी क्या कि उनका भी आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी क्या कि इस वाले समावेशी शिक्षा में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बच्चों को आ रहा है जो चीज़ें समझ में आ रही है वो बच्चे क्या कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन क्या कि मतलब कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका भी मनोबल हम गिरा नहीं सकते, तो इसलिए क्या कि समावेशी शिक्षा बेहद ज़रूरी है। यानी कि पूरे में बच्चों को एक साथ रखना। फिर नेक्स्ट है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह का एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण का, परिकल्पना पहल का। तो एक इसका है आगमनात्मक तर्क का, यानी कि पहले क्या कर रहा है एक विवरण समझा रहा है, फिर क्या है कि कविता पढ़ा रहा है। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी शिक्षण विधि होती है हमारी, वो होती है हमारी आगमन विधि। कौन सी होती है आगमन विधि। अंत में फिर क्या क्या वो पढ़ा रहे हैं कविता पढ़ा रहा है, पहले क्या कि विवरण समझा रहा है कविता का, तो ये कौन सी विधि हुई हमारी आगमन विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निवास के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है, विश्लेषण की, संप्रयोग की, समझ की, ज्ञान की। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 2 नंबर, यानी कि संप्रयोग या कि सीखे गए ज्ञान का जीवन में उपयोग करके दिखाना। इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी हमने कुछ चीज़ें सीखी है उसको क्या क्या अपने जीवन में करना। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आंकलन, मापन, मूल्यांकन, उपयुक्त में यशस्वी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आंकलन कहलाएगी, क्योंकि आंकलन सूचना एकत्र करने की क्या है प्रक्रिया है। आंकलन में क्या क्या अधिक से अधिक जानकारी क्या है इकट्ठी की जाती है, लेकिन मापन अंक व श्रेणी प्रदान करने की प्रक्रिया। मापन क्या है अंक, या तो अंक प्रदान करेगी या श्रेणी प्रदान करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन क्या कि निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। स्कूल से बाहरी जीवन को जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समान पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो इसका सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वो है कि अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। लेकिन एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं कि एनसीएफ 2005 अर्थपूर्ण बिना भार के अधिगम, यानी कि बिना भार के अधिगम पर क्या देता है बल देता है। यह समझ कर सीखने पर बल देता है, यानी कि बच्चे को क्या कि बिना बोझ शिक्षा प्रदान करना, और जो भी चीज़ें सिखाई जाए वो क्या कि कर करके सिखाई जाए, यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पर सिखाई जाए। तो ये इन 2 चीज़ों पर क्या है कि एनसीएफ 2005 ज़्यादा बल देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके ही की जाती है, अन्य ने कैसे प्रदर्शन किया है। फिर नेक्स्ट है कि कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है कि छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से क्या की जाती है तुलना की जाती है। यही क्या कि आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है 4 नंबर ऑप्शन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा कितना आता है
40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर यानी कि 45 घंटे। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2016 में भी आया और ये क्वेश्चन क्या है कि 2021 में भी आपको देखने को मिला था। मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट है कि NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर है, रटने पर है, समस्या हल करने पर है, प्रयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा करके सीखने पर, क्योंकि NCF 2005 एक तो बल देता है कि बिना बोझ के शिक्षा, और दूसरा है कि कोई भी चीज़ बच्चों को सिखाई जाए तो वो क्या है कि करके सिखाई जाए, यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पर करके दिखाया के फिर सिखाई जाए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, एक या दोनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी राइट है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी, दोनों ही क्या रहेंगे? राइट रहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर यानी कि 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा आने वाला है, तो इसलिए क्या है कि आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर फरमाओ। फिर नेक्स्ट है कि RTI 2009 के अनुसार सही है। इसके अनुसार कक्ष अधिक समझातीय है। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य है सरकार प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। कक्षा 6 से लेकर 8 में 100 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक है। शिक्षक प्रति घंटे 45 घंटे क्या कराएगा? पढ़ाएगा और तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 रहेगा, क्योंकि इस चारों के चारों ऑप्शन क्या है? राइट रहेंगे। कूट दे दिया जाता है, कई भी बार क्या है कि कूट दिया जाता है, जैसे कि A और C, A और D, B और D या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर